फ्यूचर नर्सेस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे क्योंकि एग्जामिनेशन ओवर हो गया। तो इसी के साथ मैं लेके आई हूँ, आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का जो पेपर आया था अभी। तो अक्टूबर का जो एग्जामिनेशन हुआ है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का यूपी में, तो हम उसका डिस्कशन करेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना था, उसके आंसर्स के साथ। और बाकी इसके साथ मैं ये भी बताऊंगी जिन लोगों का अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, जिस कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं चल रहे हैं, तो इस चीज़ से देख लें कि क्या मिस्टेक किया है उन्होंने और क्या क्या उसको सुधार कर सकते हैं कैसे। ठीक है, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी तुम लोग OMR सीट सही से भरा करो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको 2 इन्विजिलेटर दिया जाता है, नहीं 2 तो 1 इन्विजिलेटर दिया जाता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए उस चीज़ को छोड़ दो, उनसे पूछो, उनसे बात करो, उसके बाद से ही आपको कभी भी OMR भरना है। क्योंकि देखो, जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर की जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि हाँ OMR कैसे भरना है, बेसिकली गलती तो वो भी कर रहे हैं। फिर भी क्या है कि उनकी मिस्टेक्स थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो लोग मिस्टेक करेंगे, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू। ओके, सो अब आपको ये देखना है कि हम उसको सुधार कैसे कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ये माइंड में लेके चलना है कि हमें वाइटनर यूज़ नहीं कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। इसके साथ साथ आपको किसी भी प्रकार की दूसरी सीट्स नहीं दी जाएगी, बिकॉज जो एग्जामिनेशन में कॉपीज रहती हैं, जो सीट रहता है वो सारा सीरियल नंबर वाइज रहता है, उसको हम दोबारा से नहीं दे सकते हैं। तो आप अपना लॉस ना करें, इसलिए आपके पास फुल टाइम रहता है 15 to 20 मिनट्स का, ताकि आप अपना OMR सीट, अपनी जो भी आंसर सीट में जो भी फिल करना है उसको अच्छे से फिल कर लीजिए, पूछ लीजिए, उसके बाद से ही अपना एग्जामिनेशन स्टार्ट करिए। इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो आप एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करना है कि जो आपको एग्जामिनेशन में अच्छे से क्वेश्चंस आ रहे हैं जिस पे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसको पहले करेंगे, पहले अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले सबसे पहले वाला जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें आंसर्स तो पता होता है बट हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका पेपर है, वो 75 मार्क्स का होता है, राइट। तो 75 मार्क्स और आपके पास टाइम होता है 3 आवर्स का। तो सबसे पहला जो आपका काम है, आपको ये करना है, या फिर आगे अगर कभी ऐसा हुआ तो आपको क्या करेंगे कि 75 मार्क्स का है, 3 आवर्स है, तो पर आवर आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर। तो इससे आपको क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, साथ साथ क्या होगा कि आपका सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा और आपके जो पेजेस हैं वो एक्स्ट्रा फिल नहीं होंगे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमें पता है कि फाइनल्स एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में कभी हमें एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलती हैं, और उस नहीं मिलने की वजह से जो चीज़ है, जो आंसर हमें आता है, अगर 5 मार्क्स का भी हम उसमें खूब सारा भरते हैं, मान लो 10 मार्क्स का है, फिर भी हम उसमें बहुत सारा भरते हैं, बिकॉज हमारे पास अभी बहुत पेज अवेलेबल हैं, ठीक है। और हमें टाइम का भी ध्यान नहीं, कई बार ऐसा होता है कि 1 घंटे 1.5 घंटे में बस 10 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं और पेजेस हमारे आधे से ऊपर भर गए हैं। तो अगर इस चीज़ की अगर हम टाइम ड्यूरेशन लेके चलेंगे तो हमारा जो मेन कंटेंट है, कभी भी तुम कहानी बनाने की कोशिश नहीं करोगे। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है, मेन जो टॉपिक है, उनको कवर करना है कि हाँ अगर ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है पॉलीहाइड्रोमिनोस, तो इसमें कॉजेज, इसका अमाउंट कितना होना चाहिए, जो मेन चीज़ जिस पे कि एग्जामिनर का नजर जाए और उसे पता है कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ा है, ठीक है। कहानी नहीं बनाना है, क्योंकि आपके पास इतना पेजेस भी नहीं कि आप कहानी उसमें लिखोगे, ठीक है। तो अगर 25 पर आवर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1 घंटा आपके पास है। शुरुआती के 1 घंटे में आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, और उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन जो है कि 5 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम पे अगर वहाँ पे टाइम खत्म हो गया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि इस चीज़ का लेके चलना है कि अगर आप 1 घंटे में 25 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हो सकता है कि 1 घंटे 10 मिनट हो, 1 घंटे 10 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। इसके साथ साथ ये भी है कि आपके पेजेस भी एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में हमारे पास पेज कम पड़ जाता है और हमें 10 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, पेज को 20 से डिवाइड कर दो, 2 पार्ट में डिवाइड करके, और उसके बाद से इस साइड भी लिख दो, इस साइड भी लिख दो, चलेगा। क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट देखा जाएगा, पेज नहीं गिना जाएगा। अगर एट द एंड लास्ट में कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ,
तो ऐसा नहीं है कि हाँ बस डेफिनेशन लिख दो, कॉजेस लिख दो, छोड़ दो, हमारे पास तो पेज नहीं था, नहीं। आप कोशिश करिए कि उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए और 2 पार्ट में करके उसमें लिख लीजिए, क्योंकि आपके आंसर फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं जो कल आपने करके आए हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन था। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है अ वुमेन हु हैज नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड इज टर्म्ड एज, मतलब कि वह महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया हो वो क्या कहलाती है, मतलब नल्ली पैरा। हमारे पास ऑप्शन है नल्ली पैरा, मल्टी पैरा, मल्टी ग्रेविडा और ग्रेविडा। तो इसमें से हम सबसे पहले डिस्ट्रैक्टर्स को हटाएंगे, देखेंगे, क्योंकि मल्टी पैरा तो हमारा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि मल्टी पैरा का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लाइफ चाइल्ड बर्थ, या फिर कितने बच्चे उन्होंने जन्म दिए हैं जो कि वायबल प्रोडक्ट के थ्रू जो वायबिलिटी तक पहुंचा है। दूसरा है मल्टी ग्रेविडा, मतलब नंबर ऑफ प्रेगनेंसी मोर देन 2। ठीक है, मतलब कि वो एक बार नहीं, एक बार से ज़्यादा बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, ज़्यादा और बच्चे दे चुकी हैं। मल्टी पैरा का मतलब भी यही होता है कि एक से ज़्यादा बच्चे उनके पास लाइव बर्थ हैं। ग्रेविडा मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये सब तो हमारा नहीं हुआ, तो हमारा जो पहला आंसर आता है नल्ली पैरा, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, एक बार मैं लिख देती हूँ। ऑब्जेक्टिव का 1.1 का आंसर क्या है, ए, मतलब नल्ली पैरा। दूसरा है व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी बेस्ड ऑन, मतलब कि जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होता है या फिर एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी होता है, जिससे कि हम पता लगाते हैं कि जो फीमेल है वो बच्चा कब डिलीवर करेगी, जो प्रेगनेंसी का जो डिलीवरी डेट जो है वो कब होगा, तो हम किससे कैलकुलेट करते हैं, LMP। ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो ये हमारा फर्स्ट है करेक्ट आंसर। 1.2 का ए, LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। नेक्स्ट है रूट ऑफ टीटी इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो टीटी इंजेक्शन हम लगाते हैं उसका रूट क्या होता है। IV लगाते हैं, IM लगाते हैं, ID लगाते हैं, सबक्यूटेनियस लगाते हैं। तो ये हमारे पास आंखों के सामने आंसर चमक रहा है इंट्रामस्कुलर, मतलब कि A। 1.3 का क्या है, A, IM। नेक्स्ट है हमारा द मेडिकल टर्म फॉर पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड इज, मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, जो पीरियड्स फीमेल्स को होती हैं उनमें जब दर्द ज़्यादा होता है, मतलब कि दर्दनाक मासिक धर्म के लिए चिकित्सा शब्द क्या है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। आंसर नंबर C। डिस्मेनोरिया। ओके, अब देखेंगे 5, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज टर्म्ड एज, मतलब कि ओवरी का इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओफोराइटिस। इसका भी आंसर ए सही है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो हमारे MCQs थे 5, उसका आंसर है AAACA। सबसे पहला है उसका नली पैरा, सेकेंड है LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, इंट्रामस्कुलर, डिस्मेनोरिया एंड ऑफराइटिस। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें है द प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि प्रोस्टेट ग्रंथि महिला प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है, जो कि नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, इलियम इज अ पार्ट ऑफ फीमेल पेल्विस, इसको तो रट लिया होगा आप लोगों ने, तो ये तो बेसिकली सही है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल और डिफिकल्ट लेबर इज टर्म्ड एज डिस्टोसिया, सही है, क्योंकि जो नॉर्मल लेबर रहता है उसको हम बोलते हैं यूटोसिया, जो एबनॉर्मल लेबर रहता है, डिफिकल्ट लेबर रहता है, उसको बोलते हैं डिस्टोसिया। नेक्स्ट है ओलिगोहाइड्रोमिनोज मीन्स हाई लेवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ये सीधा सीधा चमक रहा है कि ये गलत है,
क्योंकि ओलिगो मतलब कम होता है, हाइड्रोमिनोज मतलब एमनियोटिक फ्लूइड, और इन्होंने ये बोल रहे हैं कि ओलिगोहाइड्रोमिनोज मीन्स हाई लेवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ऐसा नहीं है, अगर पॉलीहाइड्रोमिनोज रहेगा उसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी। ओलिगोहाइड्रोमिनोज है मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन 200 ml, तो ये आंसर गलत है। नेक्स्ट है नॉर्मल रेंज ऑफ अबगार स्कोर इज 7 to 10, ये आंसर करेक्ट है। तो बेसिकली हमारा क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोलता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि PCOS स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। PCOS का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पता है, ठीक है, नहीं पता है लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट है द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर इज कॉल्ड। वो हार्मोन जो प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित करता है उसे क्या कहते हैं, तो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराता है ड्यूरिंग लेबर। नेक्स्ट है अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ फीटस दैट इज नॉट ग्रोइंग एट अ नॉर्मल रेट इज कॉल्ड। मतलब कि भ्रूण द्वारा सामान्य दर से नहीं बढ़ने की स्थिति को क्या कहते हैं या कहा जाता है, तो है IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। मतलब कि जो फीटस है वो मदर के वूम के अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी, तो इस चीज को हम टर्म्ड आउट कैसे करेंगे, तो ये होता है IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। कई जगह आपको ये रिटार्डेशन के जगह पे रिस्ट्रिक्शन भी मिलेगा, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, ठीक है, चाहे रिटार्डेशन आए या फिर रिस्ट्रिक्शन आए, आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं द हार्मोन दैट हेल्प्स रेगुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि कई लोग इसमें प्रोलैक्टिन लगाएंगे, कई लोग ऑक्सीटोसिन लगाएंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है द हार्मोन दैट हेल्प्स रेगुलेट मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा तो वो प्रोलैक्टिन होगा। अगर यहाँ पे पूछता कि सिक्रीट कौन कराता है, ठीक है, द हार्मोन दैट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग या फिर ब्रेस्ट मिल्क, तो उस वहाँ पे हम लगाएंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करवाता है, लेकिन जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के हेल्प में कौन हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन, तो इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है द फीटल हार्ट रेट इज नॉर्मली बिटवीन बीट्स पर मिनट, कि जो फीटस का हार्ट रेट है वो कितना होता है, तो जो फीटल हार्ट रेट होता है वो नॉर्मली 110 to 160 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, फीटल हार्ट रेट 110 to 160 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पेपर बहुत बढ़िया आया था, थोड़ा बहुत पढ़ के गए होंगे, आराम से कर लिए होंगे, इजी था। शॉर्ट आंसर टाइप में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट इन डिटेल अबाउट द स्कोप ऑफ मिडवाइफरी। मतलब कि हमारा जो मिडवाइफरी है उसका स्कोप क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया है ना कि हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आप कभी भी ऐसे लिस्ट डाउन करके नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कि बस 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, मिडवाइफरी आ गई, हाँ तो चलो ठीक है हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में यूज कर लिए, या फिर आपका एजुकेशन में यूज कर लिया, मेडिकल टर्म में यूज कर लिया, नहीं, ऐसा हम नहीं लिखेंगे। हम जो भी अपने टर्म लिखेंगे, जो भी उसके पॉइंट लिखेंगे, उसको बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे एटलीस्ट 5 to 6 लाइन। ठीक है, तभी तो हम 5 नंबर इसमें गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी सर्विसेज इन इंडिया।
हमें क्या करना है, जो मैटरनिटी सर्विसेज रिलेटेड जो भी ट्रेंड्स हैं इंडिया में उनको एक्सप्लेन करना है। जैसे आप RCH, MCH ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये आपका RCH, MCH तो आपका उस पीडियाट्रिक में पढ़े होगे, कम्युनिटी में पढ़े होगे, उन दोनों से आप इवेल्युएट करके या फिर कंसिडर करके लिख सकते हैं। इसके साथ है ICDS वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं शॉर्ट डाउन करके। बट ये है कि 5 नंबर का है तो आपको ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं है, 4-5 पेज भर जो फिर बाद में पेज नहीं मिले, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है कि आपको इतना ही लिखना है, इसमें तो सब कुछ लिखने पड़ेंगे आपको। उसका ड्यूरेशन भी, मेनार्की कब है, मेनोपॉज कब है, इसके साथ जो भी आपकी साइकिल बनानी है और उसके जो भी फेजेस हैं, जैसे कि प्रोलिफरेटिव फेज है, सेक्रेटरी फेज है, चाहे ओव्यूलेशन पीरियड है, फिर आपका जो भी ब्लीडिंग वगैरह है, तो ये सारे टाइप्स आपको लिखना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसमें कुछ भी कट शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट इन डिटेल अबाउट प्री कंसेप्शन केयर। तो प्री कंसेप्शन केयर में आपको सबसे पहले तो ये लिखोगे आप कि प्री कंसेप्शन केयर होता क्या है, ठीक है, तो उसको डिफाइन करोगे। उसके बाद से प्री कंसेप्शन केयर में आप हेल्थ के बारे में लिखोगे कि टेस्ट कौन कौन सा कराएंगे फीमेल का, जैसे कि आपका HCV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, एनीमिया का हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस का हो गया, फिर कोई और हेरिडेटरी डिजीज कंडीशन है उसका हो गया, STD हो गया। इसके बाद से आप उनको डाइट में क्या दोगे, उनका डाइट कैसे रहना चाहिए, एक्सरसाइज कैसे रहना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें प्री कंसेप्शन केयर में लिखोगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब वल्वाइटिस। तो वल्वाइटिस में आपका वही है कि इसमें भी कुछ कॉर्स आउट नहीं कर सकते, बस थोड़ा थोड़ा ये है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि डेफिनेशन लिख दोगे, कॉजेटिव एजेंट लिख दोगे, इसके साथ से आपका जो भी रिस्क फैक्टर वगैरह हैं लिखोगे, साइन एंड सिम्टम्स लिखोगे। और इन सारी चीज़ों जो आपके पास डिजीज कंडीशन आ रहा है या फिर इन्फेक्शन आ रहा है, इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट पे मेन फोकस करना है। और मैनेजमेंट में आपका प्रिवेंशन होगा, प्रिवेंशन के बाद आपका होगा मेडिकल, सर्जिकल एंड लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट लेवल्स ऑफ केयर इन NICU। और आपको ये लिखना है कि जो NICU के लेवल ऑफ केयर हैं या फिर NICU के जो अलग 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 जो लेवल बनाया गया है किस बेस पे बनाया गया है, कि क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चे सीरियस हैं उनको लेवल 1 में भेज रहा है, लेवल 2 में भेज रहा है, लेवल 3 में भेज रहा है। बेसिकली हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं NICU के, तो इसमें बस आप ये नहीं बोले, अब इसके साथ आप क्या करना है, सबसे पहले कि आपको 3 लेवल्स बताना है, क्या 3 लेवल्स होते हैं। इसके साथ उस लेवल में कौन से बच्चे जाते हैं, जो बच्चे सिक हैं तो सिक वो कौन से कैटेगरी में आएंगे, तो आप डिजीज कंडीशन लिखोगे या फिर उनकी हेल्थ कंडीशन लिखोगे, ठीक है। जैसे कि आपका लो बर्थ वेट बेबी हो गया या फिर प्रीटर्म बेबी हो गया, तो हमें NICU लेवल 1 में भेज दिए, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखना पड़ेगा। चाहे आपका एस्पाइक्सिया वगैरह का हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या फिर नेजल कंजेशन वगैरह हो गया, तो जो भी चीज़ें हैं आपकी कि जो इंपॉर्टेंट हैं, जो सीरियस हेल्थ इशू है, तो आप लेवल 1 में भेज रहे हो, फिर लेवल 2 में, फिर लेवल 3 में। और इसके साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि उसमें जो स्टाफिंग पैटर्न है, स्टाफिंग पैटर्न का मतलब उसमें हेल्थ केयर टीम, तो हेल्थ केयर टीम में कौन कौन रहेगा, लेवल 1 में कौन रहेगा, लेवल 2 में कौन कौन रहेगा और लेवल 3 में कौन कौन रहेगा। इसके साथ आपको आर्टिकल भी मेंशन करना पड़ेगा कि कौन कौन से आर्टिकल रहते हैं वहाँ पे। A to Z नहीं बोल रही हूँ, मेन आर्टिकल मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन खत्म हुआ। तो आपके इसमें जो भी ऑप्शन दिए थे वैसे आपको 4 ही करना था, बट इसमें 6 ऑप्शन है, तो आपके पास पर्याप्त ऑप्शन है, आपके पास पर्याप्त टाइम था, आप लिख सकते थे। बाकी जो लोग अभी नहीं लिख सकते, मतलब कि जिनका एग्जामिनेशन अभी नहीं आया है, आगे आने वाला है, उस भी इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर में आपका जो सबसे पहला है लेबर, क्योंकि मैं पहले ही बोली हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, चाहे 5 नंबर में आए 10 नंबर में आए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी आप पढ़ के गए होंगे, जो भी मैंने पहले पढ़ाया है, कुछ तो मदद मिली होगी। अगर कुछ मदद मिली है, कुछ अच्छा लगा है या फिर उससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर नहीं हुआ है तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे हो जाए, ठीक है। चलो, तो लेबर है, तो लेबर में आपको इसमें देखो, लेबर में इन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं कि जो जो इन्होंने पॉइंट पूछे हैं, जो जो टॉपिक है उसके अलग अलग मार्क्स हैं। जैसे कि इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया है लेबर को,
डिफाइन लेबर, एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ लेबर, डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स लेबर। तो अब आप अगर लेबर को डिफाइन करोगे 2 नंबर आपको उसके लिए हैं। स्टेजेस, लेबर के स्टेज में आपको 4 नंबर दिया है, और डिफ्रेंशिएशन बिटवीन ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर में आपको 4 नंबर दिया है। तो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट लिख करके या फिर उसमें आपका जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं या फिर पोस्टनेटल केयर लिख करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे पहले दिख रहा है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कहाँ कहाँ पे किस टॉपिक पे मिलेंगे, तो आपको वो टॉपिक कवर करना है। तो आराम से डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन में आप अच्छा, क्योंकि 2 नंबर का डेफिनेशन है, सिर्फ एक डेफिनेशन आप लिख दोगे उसमें 2 नंबर नहीं मुझे लग रहा है कि मिलेगा। और आप लोग करेक्ट मतलब एज इट इज़ डेफिनेशन, जैसे हमें पता है कि डेफिनेशन में कभी भी कुछ भी बदलाव नहीं होता है, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हैं, तो एकदम करेक्ट आप लोग नहीं लिखोगे, कोई भी नहीं लिख पाएगा, या फिर कई बच्चे लिखते भी हैं। तो इसके लिए वहाँ पे आपका मार्क्स गेन करने के लिए हम कर सकते हैं कि आप लेबर की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद से लेबर के कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, ठीक है, नॉर्मल लेबर के। तो अगर नॉर्मल लेबर के कैरेक्टरिस्टिक लिख दोगे, तो अगर आपके लेबर डेफिनेशन में एक आध मिस्टेक होगा कि यहाँ पे आपको हो सकता है 1 नंबर ही दे दे, आधा नंबर दे दे, या फिर 1.5 दे दे, पर कैरेक्टरिस्टिक लिखा रहेगा तो एग्जामिनर सोचा है कि हाँ बच्चे को आता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके 0.5 या फिर 1 मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेजेस ऑफ लेबर। तो आराम से आप चारों स्टेज को लिस्ट करो। उसके बाद से जो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज है उसके सब टाइप्स भी हैं, फेजेस हैं, उस फेजेस को एक्सप्लेन करो। मेन इसमें टाइम ड्यूरेशन लिखना होता है कि प्राइमरी मदर में कितना टाइम जाएगा और मल्टी में कितना टाइम जाएगा, तो ये सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। इसके साथ ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर, जहाँ भी अगर आपको किसी चीज़ में डिफ्रेंशिएट करने को बोल रहा है, कोशिश करना कि एक ही पेज में बेस से डिवाइडेशन करके लिखो। उससे ये होता है कि पहली बात तो एग्जामिनर को पढ़ने में ईजी रहता है, दूसरी बात कि जो आमने सामने रहता है तो उसमें आपके लिए भी ईजी रहता है और उसको डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन पॉलीहाइड्रोमिनोज, राइट अबाउट द इटियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक्सप्लेन अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनोज। इसमें भी आपका क्या किया है, मार्क्स डिवाइड कर दिया है, लेकिन देखो कि इसमें मैनेजमेंट पूछा है तो हमें मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज जो मैनेजमेंट है वो 5 मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोमिनोज को डिफाइन करो, इसके साथ इसमें अमाउंट भी लिखोगे। कोई भी अगर चीज़ आ रही है जो भी डिजिट में है या फिर जो भी एक्सेस है, लो है, तो इन सारी चीज़ों में हमें उसमें जो भी उसका नॉर्मल वैल्यूज़ होता है उसको लिखना जरूरी होता है। तो आप पॉलीहाइड्रोमिनोज लिख दोगे, इसके साथ उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर लिखो और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखो। तो इसमें आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें कुछ छूट देना है, बेसिकली छूट रहा है हमारे क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो इसको आपको नहीं छोड़ना है, ये लिख देना। देखो कभी भी अगर डेफिनेशन पूछ ले, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछ ले, कॉजेज पूछ ले और मैनेजमेंट पूछ ले, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी मेंशन कर देना चाहिए, ठीक है। और मैनेजमेंट तो आपको अच्छे से लिखना है, मेडिकल सर्जिकल अगर पॉसिबल हो तो, और इसके साथ नर्सिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मेंटो एंटीरियर पोजीशन, एक्सप्लेन अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मेंटो एंटीरियर पोजीशन। तो इसमें दोनों 5-5 नंबर का है, क्योंकि मेंटो एंटीरियर पोजीशन के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। बेसिकली जो कि नॉर्मल लेबर का मैकेनिज्म था ना, वैसे ही हमारा जो एबनॉर्मल लेबर होता है उसके भी मैकेनिज्म होते हैं, और उसका जो मैकेनिज्म होता है, जो कार्डिनल मूवमेंट होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट इन द सेंस क्यों, आगे पीछे हो जाते हैं, कई बार डिफरेंट भी हो जाते हैं। उस चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद से नर्सिंग मैनेजमेंट की जो हम नर्सेज हैं उसमें क्या हमारा योगदान है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन सिफिलिस, एक्सप्लेन अबाउट द स्टेजेस ऑफ सिफिलिस, राइट अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें भी आपको सिफिलिस को डिफाइन करना है, पॉजिटिव एजेंट लिखोगे। इसके साथ आपको क्या करना है, स्टेजेस लिखने हैं। पॉजिटिव एजेंट के साथ साथ आपको रिस्क फैक्टर्स वगैरह भी मेंशन कर देना होता है। इसके साथ आप स्टेजेस लिख देंगे, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना जरूरी है, क्योंकि आपका जो मैनेजमेंट है वो 5 मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंगारू मदर केयर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कंगारू मदर केयर, जो कि बहुत ईजी है, बहुत अच्छा मार्क्स देनी है, क्योंकि कंगारू मदर केयर सोचा आपका केएमसी 10 मार्क्स में आ रहा है। आपको इसमें इतना अच्छा लिखना चाहिए कि आपको 9.5 से कम तो मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि केएमसी बहुत ईजी है। केएमसी आप हॉस्पिटल में भी देखे हो, खुद भी किए हो,
इसके साथ आपने पढ़ा भी है, तो केएमसी बहुत इजी टॉपिक है। तो केएमसी में आपका आराम से उसका डेफिनेशन लिखो, उसके कंपोनेंट्स लिखो, उसके बाद से उसके प्रोसीजर लिखो, एडवांटेजेस लिखो। एडवांटेजेस में आप एडवांटेजेस फॉर मदर, एडवांटेजेस फॉर बेबी, एडवांटेजेस फॉर नेशन एंड फैमिली। तो इसमें आराम से आप 10 मार्क्स कैरी कर सकते हो। ऐसे पेपर बहुत अच्छा था, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से करके आए होंगे। बाकी और जो लोग नहीं, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, जो लोग देख रहे हैं, मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि आप अपना जो पेपर है अच्छे से करके आओ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखना, और जो क्वेश्चंस पहले आपको आता है उसको हमें पहले करके जाना है। और ठीक है कि हाँ, हम प्रीवियस क्वेश्चन से हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व से पेपर देख रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बस किसी ने हमें बोल दिया कि ये इम्पोर्टेंट तो बस हम वही पढ़ रहे हैं। ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सारे अनएक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिलेबस पूरा कवर करना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अगर आपको लग रहा है या फिर आपके किसी फैकल्टी ने बताया है या फिर जहाँ से भी आपको पता चला है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा विजिट होके, बट आपको बाकी सारे टॉपिक्स छोड़ना नहीं है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।